हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 25 नवंबर से आप लोगों का पेपर है। रेलवे के सारे एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 25 नवंबर से, और आपके आने वाले उन्हीं सारे एग्जामों के लिए एक नया सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस के प्रश्नों को करेंगे। ये इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। जब तक आपका ये पेपर स्टार्ट होगा तब तक हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके इस एग्जाम के लिए, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, उन सारे एमसीक्यूज को हम लोग करेंगे। देखो, 2018 से लेकर के अब तक जो भी रेलवे के पेपर्स हुए हैं उन सारे में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे का मुझे अच्छा खासा आइडिया है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो उन्हीं सारे प्रश्नों को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस सीरीज से आपके आने वाले इस एग्जाम में। जो भी आप स्लाइड्स देखेंगे उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय प्राणी संबंधित है। यह सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, लेकिन क्लास 11th का है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय प्राणी संबंधित है। अब देखो, आपको यह कंठस्थ होना चाहिए, ये कंठस्थ होना चाहिए कि आर.एच. विट्टिकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। जो मोनेरा जगत है उनमें सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। सारे बैक्टीरिया मोनेरा जगत के ही अंदर आते हैं, और इस जगत के अंदर आने वाले सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अच्छा, प्रोटिस्टा जगत के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक, लिशमेनिया है, प्लाज्मोडियम है। ये सारे प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं, ये भी एक कोशिकीय ही होते हैं। लेकिन मोनेरा जगत के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं, जो कि सारे के सारे बैक्टीरिया ही हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जीव जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो जो 5 जगत है उसमें से केवल एक ही जगत ऐसा है जिसमें आपको प्रोकैरियोट्स मिलेंगे, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड जो है कोशिकांग नहीं होते हैं, यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। बाकी प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, इन सारे में जो जीव आते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। जो कवक जगत है, पादप जगत है, जंतु जगत है, इनमें आने वाले जो जीव होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं और साथ में यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। देखो, प्रोकैरियोट्स केवल मोनेरा जगत के ही अंदर आएगा। कुछ अपवाद हो सकते हैं अलग अलग जगत में, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये टेबल जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। हमसे देखो क्या पूछा गया है कि यूकैरियोटिक होना चाहिए और एक कोशिकीय होना चाहिए। तो एक कोशिकीय वाले तो 2 जगत है, मोनेरा है और प्रोटिस्टा है, लेकिन यूकैरियोटिक वाला तो एक ही है, वो है प्रोटिस्टा जगत। तो आंसर हमारा प्रोटिस्टा हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 जगत वाला वर्गीकरण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, क्लास 11th का। तो आर.एच. विट्टिकर हमारा आंसर हो जाएगा, आर.एच. विट्टिकर। देखिए, 2 जगत वर्गीकरण दिया था लिनियस ने। इन्होंने पूरे जीव को बांटा था पादप जगत और जंतु जगत में। फिर आते हैं अर्नस्ट हैकेल, इन्होंने प्रोटिस्टा जगत को इंट्रोड्यूस किया और पूरे जीव को 3 जगत में बांट दिया, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत। फिर आते हैं कोपलैंड, इन्होंने दिया 4 जगत वर्गीकरण और इन्होंने मोनेरा जगत को लाया। उसके बाद आर.एच. विट्टिकर आते हैं, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया जो अभी सबसे ज्यादा प्रचलित है। इन्होंने कवक जगत को लाया, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, ये सारे पहले से थे, इन्होंने कवक जगत को लाया। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 जगत वर्गीकरण, ये दिया कार्ल वुज ने। इन्होंने मोनेरा जगत को 2 पार्ट्स में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। बाकी के सारे ऐसे ही हैं, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। आपके लिए यूजफुल कौन सा है? आपके लिए यूजफुल है ये 2 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण और 6 जगत वर्गीकरण। जो 6 जगत वर्गीकरण है इसके बारे में 1 से 2 लाइन जो है दिया गया है क्लास 9th के एनसीईआरटी में। क्लास 9th के एनसीईआरटी में बायो के चैप्टर में आपको मिल जाएगा कार्ल वुज का नाम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बस 1 से 2 लाइन मेंशन किया गया है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। और 5 जगत वर्गीकरण के बारे में तो पूछा ही जाता है। कार्ल लिनियस के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने 2 जगत वर्गीकरण दिया था। बाकी ये 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण के बारे में अगर आप नहीं भी ध्यान में रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 2 जगत, 5 जगत और 6 जगत के बारे में ध्यान में रखना है। लवणीय क्षेत्र
क्षेत्रों में रहने वाले जीव कहलाते हैं। लवणीय क्षेत्रों में मतलब ऐसे क्षेत्र जहां लवण की मात्रा अधिक होती है। तो जो सूक्ष्म जीव लवणीय क्षेत्र में रहते हैं उस सूक्ष्म जीव को कहा जाता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, यहां ध्यान दीजिएगा, ये हेलो है ना, हेलोजन वाला हेलो, हेलो, और ये हेलियो है, हेलियो, समझे आप। तो हेलियो का लेना देना है सनलाइट से, और यहां फाइट्स है मतलब प्लांट। हेलियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको चाहिए भरपूर मात्रा में सनलाइट, है ना, जिनको चाहिए भरपूर मात्रा में सनलाइट। तो जो प्लांट्स ऐसे जगह पर उगते हैं, रहते हैं, जहां भरपूर मात्रा में उनको सनलाइट दी जाती है, सनलाइट मिलती है, उन सारे प्लांट्स को हेलियोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, हेलियोफाइट्स कहते हैं। और हेलोफाइल्स, इनमें वो सूक्ष्म जीव आते हैं जो कि ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, लवण का अमाउंट जो है ज्यादा होता है। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये आपको मिलेंगे दलदली क्षेत्र में रहने वाले जीवों के, ये जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, स्वैम्पी एरिया में रहते हैं। और जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके गट्स में भी मिल जाएगा, उनके आमाशय आंत में भी मिल जाएंगे ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, इनमें वो सारे सूक्ष्म जीव आते हैं जो ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां टेम्परेचर हाई होता है और जो वातावरण है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो इन सारे के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। मिथेनोजेंस वो सूक्ष्म जीव है जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। हेलोफाइल्स वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो लवणीय क्षेत्र में रहते हैं। हेलियोफाइट्स वो पादप है जो कि ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां भरपूर मात्रा में सनलाइट उनको मिलती है। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो का लेना देना टेम्परेचर से है, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जहां टेम्परेचर हाई होता है वहां पर ये रहते हैं। और एसिडोफाइल्स मतलब, देखो फाइल्स का मतलब जिन्हें प्यार है, तो हाई टेम्परेचर से प्यार है, हाई एसिडिक एनवायरनमेंट से प्यार है, ऐसे सूक्ष्म जीव को हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा क्योंकि हमसे लवणीय क्षेत्र में रहने वाले जीव के बारे में पूछा गया था। साइनोबैक्टीरिया निम्न के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया अपने आप में बैक्टीरिया ही है, साइनोबैक्टीरिया अपने आप में बैक्टीरिया ही है। और सारे के सारे बैक्टीरिया कहां पर आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अभी तक जो भी आपने सवाल देखा सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है और ये सारे के सारे क्लास 11th के हैं। निम्न में से किस जंतु समूह में 4 कक्ष युक्त हृदय पाया जाता है? यानी वो कौन सा समूह है इसमें से जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? जैसे हमारे अंदर 4 चैम्बर है, हार्ट के अंदर 4 कक्ष है, 2 अलिंद है, 2 निलय है, वैसे ही आपको बताना है कि कौन सा वो ग्रुप है जिसमें 4 कक्ष युक्त हृदय पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। मछलियों के अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं, यानी 2 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, 2 कक्ष युक्त जो है हृदय होता है जिसमें 1 अलिंद मिलेगा और 1 निलय मिलेगा। ऑडिकल मतलब अलिंद और वेंट्रिकल मतलब निलय। जो उभयचर होते हैं उसमें 3 चैम्बर मिलेगा और जो सरीसृप होते हैं उनमें भी 3 चैम्बर मिलेगा। 3 चैम्बर वाले में 2 अलिंद मिलेगा और 1 निलय मिलेगा। मिक्स्ड ब्लड जो है फ्लो होता है। हार्ट जो है कौन सा ब्लड पंप करता है? मिक्स्ड ब्लड पंप करता है 3 चैम्बर वाले में, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखो, जो पक्षी है और जो स्तनधारी है इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो इन दोनों में जो है हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि मछलियों में जो हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि विऑक्सीजनित। लेकिन जो उभयचर है और जो सरीसृप है इनमें जो ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा वो मिक्स्ड ब्लड होता है, वो मिक्स्ड ब्लड होता है। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दोनों के दोनों मिक्स होते हैं, समझे आप। लेकिन रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है जहां 4 कक्ष युक्त हृदय देखने को मिलता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, और वो है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तो पक्षी में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, स्तनपाई यानी कि स्तनधारी में 4 कक्ष हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है,
सरीसृप में भले 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन मगरमच्छ जो है अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसमें 4 कक्ष हृदय होता है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ उभयचर है, उभयचर में जो है 3 कक्षीय हृदय होता है, तो ये आंसर होगा नहीं। सरीसृप में भी 3 कक्षीय हृदय होता है। यहाँ छिपकलिया है, सरीसृप है, कछुआ है, सरीसृप है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। छिपकलिया है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जो बर्ड्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बहुत सवाल पूछा जाता है, यहां से ध्यान में रखिएगा। नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है? रूपात्मक प्रकृति क्या है? सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि नारियल के कौन से भाग को हम लोग खाते हैं। तो नारियल के इस व्हाइट वाले पार्ट को हम लोग खाते हैं। जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है ना, फ्रूट के अंदर सीड होता है। ये जो फल है, ये जो फ्रूट है, इसको कवर करने वाली जो परत होती है उसे हम लोग फल भित्ति बोलते हैं। तो फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। बाह्य फल भित्ति, तो नारियल के केस में ये जो आप देखते हो ऊपर का ये वाला पार्ट, ये एक्सोकार्प होता है, यानी कि बाह्य फल भित्ति। उसके बाद ये जो हस्क आप देखते हो, ये हस्क जो है मेसोकार्प होता है, यानी कि मध्य फल भित्ति। और उसके बाद जो वुडी शेल आप देखते हैं, यहाँ पर एक हार्ड शेल देखते हैं, वो होता है एंडोकार्प, यानी कि अंतः फल भित्ति। और उसके अंदर बीज होता है, और उस बीज के अंदर का भाग ये एंडोस्पर्म होता है, जिसे लोग खाते हैं। एंडोस्पर्म बोले तो भ्रूणपोष। सी हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी रुधिर वाहिकाओं के आंतरिक अस्तर में कौन सी कोशिका होती है? बड़ी रुधिर वाहिकाओं किसे कहते हैं? जो आर्टरी है और जो वेन है, इसी की बात की जा रही है। इसी में जो है 3 परत होती है। जो आर्टरी है, जो वेन है, इसमें 3 परत होती है। एक बाह्य परत होती है, उसके बाद एक बीच वाली परत होती है, और उसके बाद एक अंदर वाली परत होती है। तो जो सबसे अंदर वाली परत होती है, उसको अंदर से लाइनिंग करने का काम जो है वो करती है शल्की उपकला। ठीक है, शल्की उपकला। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शल्की उपकला यानी कि स्क्वामस एपिथेलियम, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। और ये जो परत होती है शल्की उपकला की, अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, ये बीच में खाली स्थान होता है, इसी में ब्लड जो है फ्लो करता है। ये ल्यूमन है जिसमें कि ब्लड जो है फ्लो करता है। और ये जो आप परत देखते हैं, जो रक्त वाहिनी की 3 परतें होती हैं, बाहर वाली, बीच वाली, अंदर वाली। तो अंदर वाली परत को अंदर से लाइन करने का काम जो है ये शल्की उपकला उत्तक करता है, और इसे एंडोथीलियम कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। रक्त वाहिनी की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसे एंडोथीलियम कहा जाता है, और ये शल्की उपकला होता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शल्की उपकला आपको जो है देखने को मिलेगा हमारे फेफड़ों के अंदर जो कोशिकाएं होती है उसमें भी। तो यहां पर देखो, आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे टाइप्स हैं और ये सारे लोकेशंस हैं किसके? एपिथेलियम के, यानी कि उपकला के। तो स्क्वामस एपिथेलियम यही है शल्की उपकला। देखो, शल्की उपकला हम लोग उस उपकला को बोलते हैं जिसमें जो कोशिकाएं होती है वो चपटी होती है, ऐसे फ्लैट होती है। कोशिकाएं जो है फ्लैट होंगी, समझे आप? तब हम बोलेंगे शल्की उपकला। ये आपको फेफड़ों के अंदर जो कोशिकाएं होती है उसमें देखने को मिल जाता है शल्की उपकला। उसके बाद एंडोथीलियम, जो एंडोथीलियम है ये शल्की उपकला का ही बोल सकते हो कि लाइनिंग है, परत है, अस्तर है। ठीक, तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, अंदर से एंडोथीलियम जिसे हम कहते हैं। बस ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं यहां पर। उसके बाद देखो कॉल्यूनर एपिथेलियम। कॉल्यूनर एपिथेलियम में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है वो ऐसे लंबी होती है ना, कॉलम शेप की होती है, लंबी लंबी कोशिकाएं होती है, राइट। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो कॉल्यूनर एपिथेलियम है, स्तंभकार उपकला हम इसे बोलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो स्तंभकार उपकला, स्तंभकार उपकला हम इसे बोलते हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा यूट्रस के अंदर और फेलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना, यूट्रस के अंदर यानी कि गर्भाशय के अंदर और डिंब वाहिनी नलिका के अंदर। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। गॉल ब्लैडर आप नहीं याद रखो, केवल ये दोनों ध्यान में रखो। उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि घनाकार उपकला, जो आपने यहां पर देखा घनाकार उपकला।
घनाकार उपकला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो घन के आकार की होती है ना, वो घन के आकार की होती है। ठीक, ये आपको देखने को मिल जाएगा नेफ्रॉन के अंदर। किडनी ट्यूब्यूल्स जब हम बोलते हैं मतलब नेफ्रॉन के अंदर। उसके बाद जो आप ग्रंथि देखते हैं, जो ग्रंथियां होती है जैसे कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, ये सारी जो ग्रंथियां होती है वो बनी होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम से ही। और जो इनके डक्ट्स होते हैं जिनमें ये अपना सिक्रीशन डालते हैं, अपना स्राव डालते हैं, उन डक्ट्स में भी ये आपको घनाकार उपकला देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहां देख लो अस्त्रीकृत उपकला लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो कोशिकाएं होंगी वो कई सारी परतों में होंगी। जैसे इन सारे के अंदर देखो स्ट्रेटिफाइड नहीं लगा हुआ है, मतलब कोशिकाओं की बस एक ही परत है। अगर हम स्ट्रेटिफाइड लगा देते हैं तो कोई सा भी टाइप हो सकता है, बस उसमें क्या होगा कि कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतें होंगी। तो जहां भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है ना, जहां भी यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है, वहां पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ही देखने को मिलता है। तो ये हमारे त्वचा में देखने को मिल जाएगा, जो एपिडर्मिस है, बाहर से जो आप त्वचा देखते हो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ही है, समझे आप। और केराटिन प्रोटीन भी होता है हमारे त्वचा में। उसके बाद जो मुख गुहा है, जो ईसोफेगस है, फूड पाइप। उसके बाद जो वेजाइना है, तो वेजाइनल ट्यूब जो होता है, या फिर ईसोफेगस जो है, या फिर बकल कैविटी। हम लोग खाना खाते हैं तो कितना रगर होता है हमारे माउथ में, बकल कैविटी में, मुख गुहा में। तो जहां भी यांत्रिक सहारा प्रदान करने की बात आएगी वहां पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिल जाएगा। ये टाइप कोई सा भी हो सकता है कोशिका के शेप के आधार पर, लेकिन स्ट्रेटिफाइड देखने को मिल जाएगा क्योंकि वहां पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। तो ये सारे टाइप्स हैं, ये सारे लोकेशंस हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसे अगर आप नहीं भी ध्यान में रखते हो तो भी चलेगा, इसे आप नहीं भी ध्यान में रखते हो तो भी चलेगा, इसे आप नहीं ध्यान में रखते हो तो भी चलेगा। बाकी के सारे लोकेशंस जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। वसा ऊतक निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं? वसा ऊतक, देखो वसा ऊतक अपने आप में एक संयोजी ऊतक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। हमारे पूरे बॉडी में जो है 4 प्रकार के ऊतक हैं। 4 प्रकार के ऊतक हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है वसा ऊतक। और वसा ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उसे एडिपोसाइट कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वसा ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उसे एडिपोसाइट कहा जाता है, इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। एडिपोसाइट यानी कि वसा ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उसे आप देखेंगे तो इसमें ना फैट स्टोर्ड होता है। फैट स्टोर्ड होता है तो ये फैट रिजर्वोयर है, यानी वसा का भंडार है। ये आप देख रहे हो, ये नाभिक है, ये पीला कलर से जो दिखाया गया ये नाभिक नहीं है, ये तो फैट है जो कि स्टोर किया गया है यहाँ पर। नाभिक तो ये है बेचारा साइड में है, धक्का मार करके इसको साइड कर दिया गया है, क्योंकि पूरे सेल में जो है फैट को स्टोर करना है। तो वसा ऊतक का काम होता है वसा को संचित करना, है ना, उसको स्टोर करना। वसा ऊतक की कोशिकाओं को हम लोग एडिपोसाइट कहते हैं। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है, देखो 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। पेशी ऊतक ये संयोजी ऊतक नहीं है, ये सारे के सारे जो है संयोजी ऊतक के ही प्रकार है। आपको कंठस्थ होने चाहिए संयोजी ऊतक के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, जो हम लोगों ने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले। वसा ऊतक जिसमें वसा स्टोर किया जाता है। टेंडन हिंदी में लिगामेंट बोलते हैं, सॉरी टेंडन हिंदी में कंडरा बोलते हैं, लिगामेंट हिंदी में स्नायु बोलते हैं, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, बोन यानी कि अस्थि, ब्लड मतलब कि रुधिर। ये सारे टाइप्स होते हैं किसके? कनेक्टिव टिश्यू के, यानी कि संयोजी ऊतक के। तो ये सारे टाइप्स आपको कंठस्थ होने चाहिए। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, 1-2 नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं, समझे आप। टेंडन के बारे में आप याद रख लो यहाँ पर कि टेंडन जो है ये बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जबकि जो लिगामेंट है ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है, जबकि टेंडन जो है ये बोन से मसल को कनेक्ट करता है। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। अब देखो आप लोगों के घरों में जो है काम शुरू हो चुका होगा, ठीक है, समय आ चुका है, दिवाली जो है आने वाला है, तो आप सब जो है क्या करेंगे, अपने अपने घरों में पुचाड़ा करेंगे। क्या करेंगे? मार्केट से चूना खरीद के लाएंगे,
मार्केट से चूना खरीद कर लाएंगे ना, ऐसा चूना आप खरीद करके लाएंगे। ये क्या है? ये है कली चूना, यह है कली चूना, है ना, क्विक लाइम, इसको अनबुझा चूना भी कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं। ठीक, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इसको सिंपली लाइम भी कह देते हैं हम लोग, सिंपली चूना अगर बोला जाए मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। फिर आप क्या करते हैं कि एक बर्तन में इसको डालते हैं, ऐसा हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें इसको डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। जब हम पानी डालते हैं तो आप देखते होंगे बर्तन गर्म हो जाता है, बर्तन गर्म हो जाता है, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन करवा रहे हैं इस कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ, और क्या बना देते हैं? भकरा चूना बना देते हैं, भकरा चूना बना देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। इसे हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, भकरा चूना बोलते हैं। ठीक, और कंटेनर गर्म हो जाता है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक जो थर्मिक रिएक्शन जो है होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा का यहाँ पर उत्सर्जन होता है। इसमें हम और पानी डालते हैं, डाल करके पूरा एक विलियन बना लेते हैं। जो हम विलियन बनाते हैं उसे हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक, लाइम वाटर बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? दीवारों पर पोचाड़ा करते हैं, दीवारों पर चढ़ाते हैं इस लाइम वाटर को। जब हम दीवारों पर चढ़ा देते हैं उसी समय जो है आप देखेंगे तो दीवार आपको उतना चमकदार नहीं दिखेगी, उतनी सफेदी नहीं आती है, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद आप देखेंगे तो दीवार जो है शाइन करने लगती है, सफेद हो जाती है, चमकदार हो जाती है। क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया कर दीवार के ऊपर एक पतली सी परत बना देती है चूना पत्थर का। ठीक है, दीवार के ऊपर जो है एक पतली परत जो है बन जाती है चूना पत्थर का। इसी कारण दीवार जो है सफेद दिखने लगती है, चमकदार दिखने लगती है। तो पूछा है ना कि कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी हमारा आंसर। जो कुछ भी समझाया वो सब आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? HIV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 4 आपको उपाय दिए गए हैं, बताना है कि इस 4 में से कौन सबसे बढ़िया उपाय है HIV से बचने के लिए, HIV इन्फेक्शन से बचने के लिए। जो डी ऑप्शन है इसमें दिया गया है केवल मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना, यानी जो ड्रग्स लेते हैं उनके साथ यौन क्रिया नहीं करना है, उनके साथ यौन क्रिया करने से बचना है। अब देखो, जो ड्रग्स लेते हैं हो सकता है वो HIV इन्फेक्टेड हो या हो सकता है वो HIV इन्फेक्टेड ना हो, है ना। जो ड्रग्स लेते हैं जरूरी थोड़ी है कि वो HIV इन्फेक्टेड है, वो HIV इन्फेक्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन है नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो HIV इन्फेक्टेड हो। HIV इन्फेक्टेड जो होंगे उसके साथ यौन क्रिया किया जाएगा तभी तो HIV का संक्रमण होगा। तो इसमें कंफ्यूजन है कि वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और विकल्प पढ़ते हैं। ए पढ़ो, केवल वेश्याओं के साथ यौन क्रिया करने से बचना। ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो वेश्या होती है वो HIV इन्फेक्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो वेश्या ना हो वो HIV इन्फेक्टेड हो। तो ऐसा नहीं है कि वेश्या के साथ यौन क्रिया करने से HIV इन्फेक्शन हो जाएगा और जो वेश्या नहीं है उसके साथ यौन क्रिया किया जाए तो HIV इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। जो HIV इन्फेक्टेड होंगे उसी के साथ यौन क्रिया करने से HIV इन्फेक्शन होगा। तो वेश्या के साथ यौन क्रिया करने से HIV इन्फेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो प्रोस्टिट्यूट है वो HIV इन्फेक्टेड है या नहीं है ऑलरेडी। उसके बाद बी विकल्प में देखो क्या कहा गया है, केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। उसके बाद है एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। अब देखो, इस ABCD में D और A से ज्यादा बढ़िया विकल्प जो है B है और C है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ यौन क्रिया करने से बचना है। डेफिनेटली बचना पड़ेगा, नहीं तो HIV का इन्फेक्शन तो 100% ही हो जाएगा। उसके बाद केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। अब B और C में बढ़िया विकल्प कौन सा है, तो B जो है ये बढ़िया विकल्प है B और C में से, तो सर्वोत्तम उपाय B हो जाएगा। इसमें देखो क्या कहा गया है, केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। इसमें कहा गया कि आपको एक ही व्यक्ति के साथ यौन क्रिया करना है, एक ही व्यक्ति के साथ यौन क्रिया करना है, और कहा गया है कि आपको ज्ञात है कि वो स्वस्थ है। एक तो एक के साथ यौन क्रिया करना है, वो भी किसके साथ,
जिसके बारे में आपको पता है कि वो स्वस्थ है, मतलब उसे HIV इन्फेक्शन नहीं है, तो बढ़िया विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कि अगर आप चाहते हैं HIV इन्फेक्शन ना हो तो आप केवल एक के साथ यौन क्रिया करें, वो भी आपको पता हो कि उसे HIV इन्फेक्शन ना है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 0.3 मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है V/I। V का मान आपको दिया गया है 0.3 मिली वोल्ट है, तो इसे हम लोग वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। बट्टे में 15 एम्पियर, 15 मिली एम्पियर है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में। अब इतने पार्ट को आप सॉल्व करो, इतने पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। 20 गुने में 10⁻³ वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर जो है ओम होता है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हटा करके 20 मिली ओम। तो हमारा आंसर यहां पर डी हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि इसका बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो FeH2O है, Fe3O4 प्लस H2 है। यहां पर देखिए तो आयरन के 3 एटम्स हैं, यहां पर एक ही एटम है, तो यहां पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर देखो तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, बट यहां पर एक ही है, तो हम लोग यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहां पर 4 H2O है, 4 H2O है, एक H2O में एक ऑक्सीजन, तो 4 H2O में 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन के एटम्स यहां पर, 4 ऑक्सीजन के एटम्स यहां पर। लेकिन हाइड्रोजन यहां पर देखो 8 हो गए, है ना। 4 इंटू में 2 करेंगे, 4 इंटू में 2 करेंगे तो 8, लेकिन यहां पर देखो 2 ही है, तो हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू में 8 हो जाएगा। सारे के सारे जो तत्व हैं उनके परमाणु जो है संतुलित हैं, मतलब ये पूरा का पूरा समीकरण जो है संतुलित है। तो देख लो ये विकल्प, ये जो है कौन से विकल्प में है। तो यहाँ पर 3 आयरन के एटम्स हैं, यहाँ पर 4H2 है, यहाँ पर Fe3O4 है, यहाँ पर 4H2 है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये संतुलित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, शॉर्ट में हम इसे POP बोलते हैं, है ना, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। जब जिप्सम को, ये देखो जिप्सम है, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, यहां पर हेमीहाइड्रेट है, ये जिप्सम है, ये जिप्सम है। जब जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन पे, तब जाकर के POP प्राप्त होता है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, इसे हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में -2 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल होने पर कुंडली में प्रेरित धारा कितनी होगी? जो EMF है उसे आप विभवांतर की तरह ट्रीट करेंगे, ये -2 वोल्ट आपको दिया गया है, और जो प्रतिरोध है वो है 10 ओम। यहां से हमें धारा चाहिए, तो I बराबर हो जाएगा V/R ओम के नियम से। V का मान जो है -2 है, R का मान जो है 10 है, SI मात्रक में है, वोल्ट में है, ओम में है, तो जो आंसर आपका निकल करके आएगा वो SI मात्रक में आएगा, एम्पियर में आएगा, तो -0.2 एम्पियर, -0.2 एम्पियर, सी हमारा आंसर। इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? देखिए ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है धातुओं की, जो कि आपको मिल जाएगा क्लास 10th NCERT में, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, रट लो एकदम से, चाहे जैसे रटना है रट लो, चाहे जैसे रटना है रट लो। यहाँ पर सोना है ना, सोना के नीचे प्लेटिनम भी लिख लेना, सोना के नीचे प्लेटिनम लिखना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु
यहाँ पर देख लो सोना आपको दिख रहा है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको रटना है, ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन, लेड, यहाँ पर देख लो ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये मरकरी है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। यानी ये सारे जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन जो कि अधातु है। क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड में मिलाया जाता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जब इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो यहां पर बनेगा MnCl2 प्लस, यहां पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और यहां पर जल बनता है। ये बैलेंस्ड नहीं है, आप चाहो तो इसको बैलेंस्ड जो है वो कर सकते हो, ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। अगर हम इसको बैलेंस करने जाएं तो यहाँ पर देखो क्लोरीन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर एक ही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। यहाँ पर देख लो 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, यहाँ पर 1 मैग्नीज का एटम है, यहाँ पर 1 मैग्नीज का एटम है, तो ठीक है बैलेंस्ड हो गया ये। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। मैंगनीज डाइऑक्साइड का मैंगनीज 2 क्लोराइड में अपचयन होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया है मैंगनीज 2 क्लोराइड में। यहाँ पर मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, जबकि यहाँ पर +2 है, तो ऑक्सीकरण संख्या का कम होना रिडक्शन को बताता है, अपचयन को बताता है। तो हाँ, मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया है मैंगनीज 2 क्लोराइड में, बी हमारा आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपचयन होता है जबकि MnO2 का ऑक्सीकरण होता है, नहीं MnO2 का ऑक्सीकरण नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपचयन हुआ है, नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपचयन नहीं हुआ है। देखो HCl से जो है हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना जो है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, तो ये अपने आप में एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, रिडॉक्स रिएक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोरीन गैस में अपचयन होता है, नहीं अपचयन नहीं, उपचयन हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अभिक्रिया जो है ध्यान में रखिएगा। ये रो है यानी कि प्रतिरोधकता है, ये कैपिटल R है यानी कि प्रतिरोध है, ये धारा है और ये तार के काट का क्षेत्रफल है। इसके बीच सही संबंध क्या है? तो R = रो इंटू में L/A होता है। अब देख लो यहाँ पर R बराबर रो LA है, जो कि गलत है, यहाँ पर भी ये गलत है, तो यहाँ से हम लोग रो निकाल लेते हैं। रो बराबर हो जाएगा R इंटू में A बट्टे में L, R इंटू में A बट्टे में L, यानी कि ये सही है, ये गलत है, बी हमारा आंसर। जो कैपिटल R है ये रेजिस्टेंस है, जबकि ये रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। गोलीय दर्पण के लिए V, U और F के बीच सही संबंध क्या है? तो मिरर के लिए जो दर्पण सूत्र है वो 1/F = 1/V + 1/U है, और जो आवर्धन सूत्र है वो है -V बट्टे में U, ठीक। और बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। अगर हम लेंस की बात करें तो यहाँ पर 1/F = हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और आवर्धन बराबर हो जाएगा माइनस चिन्ह हटा करके V बट्टे में U। V जो है ये प्रतिबिंब दूरी है, U वस्तु दूरी है, और जो स्मॉल f है ये फोकल डिस्टेंस है, फोकस दूरी है, और यहाँ भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए पूछा गया है तो 1/F = 1/V + 1/U हो जाएगा, यानी कि सी हमारा राइट आंसर। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को F फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 1.5F दूरी पर रखा जाता है, आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखो फोकल डिस्टेंस तो F दिया गया है, लेकिन वस्तु दूरी जो है ये -1.5F दिया हुआ है, लेकिन वस्तु दूरी हम लोग हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, तो यहाँ पर -1.5F हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? आवर्धन चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला जो है याद कर लेना लेंस के लिए, आवर्धन वस्तु दूरी और F के बीच, ठीक। ये आपका समय बचाएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये समय बचाएगा आपका। आवर्धन वस्तु दूरी और फोकल डिस्टेंस फोकस दूरी, M = F/F + U। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेंस के लिए केवल आप अप्लाई करेंगे, दर्पण के लिए अप्लाई करना हो तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस कर देना।
अब यहाँ से m निकालो। f आप जो है यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, f हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो f हो जाएगा बट्टे में f। यहाँ पर u के स्थान पर -1.5f डालेंगे, u के स्थान पर 1.5f डालेंगे तो f बट्टे में ये हो जाएगा -0.5f, f से f कैंसल आउट हो जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा, -2। आवर्धन जो है -2 हो जाएगा तो आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आवर्धन गुने में वस्तु की ऊंचाई। इस वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई आपको पता है 6 सेंटीमीटर है, लेकिन आवर्धन आपको नहीं पता है तो आवर्धन आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो जो पावर है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, और फोकल डिस्टेंस नेगेटिव आपको मिलता है यानी कि जो फोकस दूरी है ये आपको ऋणात्मक प्राप्त होती है कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण के केस में। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई से कम होने वाली है, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर से कम आएगी। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, या तो ए या तो बी हमारा आंसर होगा। 6 सेंटीमीटर से कम ही आंसर आएगा क्योंकि अवतल लेंस है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार से छोटा ही बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f निकाल लेते हैं, क्योंकि आवर्धन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है f/f + u। इसी वाले फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। f निकालेंगे हम लोग 100/p करेंगे, सेंटीमीटर में f चाहिए इसीलिए, तो 100/p, p का मान जो है -2.5 है तो ये निकल करके आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब इस वाले फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे, f का मान जो है -40 है, बट्टे में -40 हो जाएगा। u का मान देखो 20 सेंटीमीटर है, u हमेशा हम लोग ऋणात्मक ही लेंगे तो -20 हो जाएगा, तो -40 बट्टे में -40 -20 -60 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 बट्टे में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, m का मान इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो hi बराबर m का मान जो है 2 बट्टे में 3 हो जाएगा, गुने में ho यानी कि वस्तु की ऊंचाई 6, तो ये 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है आपको प्लस में निकल करके आया है, क्योंकि अवतल लेंस में बना गया, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा ही बनता है, और सीधा प्रतिबिंब के लिए जो h है वो प्लस होता है। 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर। डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर करता है, या फिर इलेक्ट्रिक डायनेमो बोल दो आप। तो आपको याद रखना है जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो शुष्क सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो डायनेमो है या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो सोलर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित चित्र को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। परखनली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का पूछा गया प्रश्न है। यहां पर देखो 2 ट्यूब दिया गया, 2 टेस्ट ट्यूब है ए और बी। टेस्ट ट्यूब ए में केवल उबला हुआ चावल है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में उबला हुआ चावल है लेकिन साथ में चबाया हुआ चावल है। दोनों में पानी है और दोनों में आयोडीन सोल्यूशन को डाला जाता है। टेस्ट ट्यूब ए जो है इसमें नीला रंग देखने को मिलता है, जबकि इसमें नीला रंग देखने को नहीं मिलता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए जो चावल होता है राइस, इसमें होता है भाई स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं, स्टार्च होता है। और स्टार्च की उपस्थिति को चेक करने के लिए, स्टार्च की उपस्थिति को जानने के लिए हम लोग आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट करते हैं। स्टार्च के प्रेजेंस में ये जो आयोडीन सोल्यूशन होता है ये ब्लू ब्लैक हो जाता है।
क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। अब देखो यहाँ पर केवल उबला हुआ चावल है, लेकिन यहाँ पर उबला हुआ है लेकिन चबाया हुआ चावल है। जो आप चावल खाते हो, पका हुआ चावल जो आप खाते हो तो आप चबाते हो, तो ये चबाया हुआ चावल है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसमें नीला रंग नहीं आया, इसमें आ गया। इस वाले में चबाया हुआ चावल नहीं है, इस वाले में चबाया हुआ चावल है। तो जब हम चबाते हैं तो हमारे लार में होता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम होता है। ये एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये स्टार्च को ना तोड़ देता है माल्टोज में। क्योंकि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया गया है तो अब स्टार्च है नहीं। जब स्टार्च है नहीं तो आयोडीन सोल्यूशन का रंग जो है ब्लू ब्लैक नहीं होगा। इस वाले में केवल उबला हुआ चावल है, चबाया हुआ नहीं है, इसीलिए स्टार्च है, जिसके कारण आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो गया। ठीक, अब विकल्प पर हो। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लाइपेज द्वारा किया जाता है। गलत हो जाएगा, लाइपेज नहीं एमाइलेज द्वारा किया जाता है। इसे टाइलिन भी कहा जाता है, एमाइलेज एंजाइम। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद पेप्सिन द्वारा किया जाता है। नहीं, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, तो ये दोनों जो है गलत है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, सलाइवरी एमाइलेज द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद ट्रिप्सिन द्वारा किया जाता है। नहीं, देखो ट्रिप्सिन हो गया, या फिर एक पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है, वो पैनक्रियाज के द्वारा जो है सिक्रेट किया जाने वाला एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पर एक्ट करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे। सी हमारा आंसर। जो स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड है, जो कि एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का। प्रतिरोध का एसआई इकाई इसके बराबर है, तो प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाई ए। ठीक, और इसका जो एसआई इकाई होता है वो ओम होता है, हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। प्रतिरोध बराबर ये भी फॉर्मूला होता है V/I ओम के नियम से। V को हम लोग वोल्ट में मापते हैं और I को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, तो वोल्ट पर एम्पियर भी हम लोग बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है कार्य बराबर आवेश गुने में विभवांतर। यहाँ से आप V निकालोगे तो W/Q हो जाएगा। कार्य यानी कि जूल में मापते हैं, और ये जो Q है आवेश, इसे हम लोग कूलम में मापते हैं, तो जूल पर कूलम। जूल पर कूलम जो है ये वोल्ट होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। डोबेरानर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है, यहां पर स्थित हो सकता है। तो डोबेरानर ने 3 ट्राइड्स दिए थे, तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तीनों कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये पहला ट्राइड है। एक ट्राइड में 3 तत्व, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो स्ट्रोंशियम हमारा आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 ट्राइड्स हैं, ये पहला ट्राइड, ये दूसरा, ये तीसरा। आंसर हमारा स्ट्रोंशियम हो जाएगा। डी हमारा आंसर। तो यहां पर ये सेट नंबर 1 जो है समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और PDF आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।